सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएसए देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। हर रोज की तरह प्रोग्राम में देश विदेश के साथ जुड़ी हुई खबरों पर होती है बातचीत। करते हैं सबसे पहले प्रोग्राम में पूनिया जी का स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है पूनिया जी। जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जिस बात पर सारी जंग खड़ी है अमेरिका की तरफ से, जो बात अमेरिका नहीं छोड़ रहा कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से खत्म करे, छोड़े, जो भी प्लांट्स उसके संबंधित लगे हुए हैं उनको सबको नष्ट करे, तभी बात आगे बढ़ सकती है। मेन गोल, अल्टीमेट गोल उसी को बता रहा है अमेरिका। लेकिन ईरान ने अभी एक बार दोबारा से यही बात दोहराई है कि किसी भी हाल में न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसको नहीं छोड़ेंगे। कैसे देखते हैं इसको? गुरप्रीत, लगातार पिछले 5 दिनों से हम जो इस पूरे युद्ध जैसे माहौल में जो डिप्लोमेसी चल रही है उसके बारे में आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं। उसमें बता रहे हैं कि कैसे ईरान और अमेरिका के बीच में जो डील ब्रेक नहीं हो पा रही है उसमें दो बड़े कारण हैं। पहला तो ये बात कि ईरान ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो अपने परमाणु प्रोग्राम को छोड़े। दूसरा, स्टेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर बहुत सारी चीजें हैं। तो ये दो ऐसे पॉइंट हैं जिसके कारण जो बातचीत है, जो डिप्लोमेसी है, इस्लामाबाद डिप्लोमेसी, वो सिरे नहीं चढ़ पा रही है। देखिए, आज ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने एक बयान जारी कर कहा है कि उनका देश अपनी परमाणु और मिसाइल क्षमता से किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेगा। उनका यह लिखित बयान ईरान के सरकारी टीवी पर पढ़कर सुनाया गया है। खामेनेई ने कहा है कि ईरान अपनी परमाणु और मिसाइल ताकत को देश की संपत्ति मानता है और हर हाल में उसकी रक्षा करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि हुर्मुज स्ट्रेट में अब नया दौर शुरू हो गया है, जो आगे चलकर इलाके में शांति, तरक्की और आर्थिक फायदा लाएगा। खामेनेई ने कहा है कि अमेरिका के सैन्य ठिकाने, यानी कि जो अमेरिकन बेस हैं, इतने कमजोर हैं कि वे खुद की रक्षा भी ठीक से नहीं कर सकते। ऐसे में वे इस इलाके के दूसरे देशों को सुरक्षा देने का दावा कैसे कर सकते हैं? यानी कि वेस्ट एशिया शांत नहीं हो रहा है। वेस्ट एशिया का जो संकट है, आज 62वां दिन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और वेस्ट एशिया का जो क्राइसिस है उसमें कुछ मुल्क वेस्ट एशिया के मानकर बैठे हैं कि अमेरिका उनको बचा लेगा, तो उसके उसके ऊपर भी खामेनेई ने अटैक किया है। तो आप जो खाड़ी के 10 मुल्क हैं उनको आप उनकी आप स्थिति आप समझिए कि क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है। लगातार 5 दिन से ही हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि इस्लामाबाद डिप्लोमेसी की थर्ड जो राउंड की बातचीत है वो इसलिए सिरे नहीं चढ़ रही क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और जो दूसरा मसला है परमाणु प्रोग्राम का, परमाणु कार्यक्रम का, उसको लेकर ईरान बिल्कुल भी रिलक्टेंट नहीं है। उसमें कोई भी ऐसी चीजें नहीं कर रहा। अब जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर खामेनेई कह रहे हैं कि एक नया दौर शुरू हो रहा है, तो वो जो जिसके बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं कि अब वहां पर जो ईरान है दुनिया भर के मुल्कों से टोल की वसूली करेगा। जो वहां से जो जहाज गुजरेंगे, तो उनको एक बात समझ में आ गई है कि ईरान के बिना कोई भी जहाज वहां से गुजर नहीं सकते। तो अब वो जो टोल की वसूली है वो करेंगे। तो ये नया दौर यही है। ईरान को आर्थिक फायदा हो रहा है इस जंग से। जंग जंग की शुरुआत अमेरिका की तरफ से की गई थी, लेकिन इसमें जो फायदे ज्यादा वो ईरान को के होते हुए दिख रहे हैं। अमेरिका के लिए परमाणु प्रोग्राम का जो बंद किया करवाए जाना ईरान ईरान के मामले में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता ही है कि जो ईरान ने भी जो जंग की शुरुआत की थी वो उसी परमाणु प्रोग्राम का हवाला देकर ही की थी। तो ये जरूरी है कि जो उनका प्रोग्राम है वो कम से कम बंद करवाए। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर शायद थोड़ा बहुत रिलेक्टेंसी अमेरिका को बरतनी चाहिए, पर खैर देखते हैं कि क्या चीजें इस पूरे मामले में आगे बढ़ती हैं। जी। और अगर इससे आगे बढ़े तो वेस्ट बंगाल में कल दूसरे चरण की वोटिंग भी हो चुकी है। उसके बाद एग्जिट पोल भी सामने आ चुके हैं। एग्जिट पोल्स पर ममता का बयान सामने आया है कि जो एग्जिट पोल है भाजपा के इशारे पर दिखाए गए हैं। खड़गे ने भी टीएमसी के साथ गठबंधन को लेकर जो फैसला है वो बाद में करने की बात कही है। और इसी के साथ बंगाल की और खबर ये भी है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ के 77 मामले सामने आए हैं कल। हाँ, ये देखने को मिला कि जो ममता बनर्जी हैं वो एग्जिट पोल्स जितने भी आए हैं, एग्जिट पोल्स में आप देखिए कि कल भी हमने बताया था कि 7 बड़े एग्जिट पोल्स में से 5 जो एग्जिट पोल थे उन्होंने बीजेपी की सरकार बनवाई, और जो छोटे मोटे हैं वो तो सारे बीजेपी की बनवा ही रहे हैं। तो उसको लेकर ममता बनर्जी कह रही हैं कि तृणमूल कांग्रेस
294 सीटों में से 226 से ज्यादा सीटें जीतकर सत्ता में वापसी करेगी। उन्होंने कहा कि जो एग्जिट पोल्स हैं वो बीजेपी के इशारे पे किए जा रहे हैं ताकि टीएमसी के कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ा जा सके। उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर आरोप लगाया है कि उन्होंने बंगाल में बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम किया है। वहीं ये माना जा रहा था कि अगर हंग असेंबली जैसी स्थिति बनती है तो कांग्रेस की अगर कुछ सीटें आई तो क्या अलायंस की स्थिति बनेगी। तो खड़गे उसके ऊपर कह रहे हैं कि पोस्ट पोल अलायंस हम देख सकते हैं कि संभव होगा या नहीं। तो वो चीजें हैं जो वोटिंग हुआ है उसके बारे में तो हम कह ही रहे हैं कि रिकॉर्ड वोटिंग है और 92% से ज्यादा जो वोटिंग परसेंट है वो रहा है। तो 4 मई को पता चलेगा। बाकी बंगाल के चीफ इलेक्शन ऑफिसर है मनोज कुमार अग्रवाल, उन्होंने बताया है कि 29 अप्रैल को बंगाल में सेकंड फेज का जो चुनाव उसमें 77 ईवीएम में छेड़छाड़ के मामले सामने आए हैं। तो 2 मई से पहले उन बूथों पर दोबारा से वोटिंग के संकेत दिए गए हैं। तो शायद दोबारा से वोटिंग हो इन 77 ईवीएम्स के ऊपर। गुरप्रीत आपकी और आवाज। जी जी, इससे आगे बढ़े तो यूपी और बिहार में आंधी बारिश से 18 लोगों की मौत हुई है। एमपी के जबलपुर में क्रूज डूबा है, 4 शव मिले हैं अभी तक। ब्रेकिंग न्यूज अभी भी चल रही है ये। देखो बहुत बड़ी तबाही हमने इस आंधी और बारिश तूफानों के कारण देखी है। कहीं पे किसी स्कूल की छत गिर गई तो कहीं पे जो सरकारी अस्पताल है उसकी दीवार गिरी है। अब जैसे बेंगलुरु में सरकारी अस्पताल की दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं। और सेम केस मध्य प्रदेश का और उत्तर प्रदेश का भी है। बहुत बहुत सारे लोगों की डेथ अलग अलग कारणों के कारण हुई है। कहीं पे आंधी से जो बिजली के तार गिरे हैं तो 2 या 3 परिवार के जनों की डेथ हो गई। तो ऐसे 18 के आसपास मौतें हुई हैं। ये जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर की वीकनेस है उसको दिखा रहा है कि आप अस्पताल में गए हैं अपनी दवाइयाँ लेने और उसकी बारिश आई और उसकी दीवार गिर गई और उसमें आप 7 लोग मर जा रहे हैं। तो वो है। और लगातार इसको लेकर स्कूलों की दीवारें हों, अस्पतालों की दीवारें हों, ये गिरती रहती हैं। तो होना नहीं चाहिए, लेकिन ये दिखाता है कि जो आपके फाउंडेशंस हैं, आपके जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी इतना कमजोर है कि एक बारिश नहीं झेल पा रहा। और ये अभी तो मानसून का की अराइवल भी नहीं हुआ, मानसून भी नहीं आया है। ये पहली बारिश थी गर्मी की और उसमें ये हाल है। तो खैर हम जब ये मानसून सीजन चलेगा तब आपको पता ही हम लगातार खबरें करते हैं कैसे शहरों के जो इंडिया में सीवेज सिस्टम फेल हो जाते हैं, कैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह होता है, पुल गिर जाते हैं। तो इस किस्म की खबरें अभी से ही इस मौसम की पहली बारिश से ही शुरू हो गई हैं। जी जी। और इससे आगे बढ़े तो कोई अपराध नहीं बनता। 2020 हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट ने परवेश वर्मा और अनुराग ठाकुर को राहत दे दी है, ये कहते हुए। आपको ध्यान होगा कि ये हेट स्पीच का जो मामला है वो सीएनआरसी के आंदोलन के दौरान का है। बीजेपी उस समय सत्ता में नहीं थी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी। तो जो प्रवेश वर्मा है वो अपोजिशन लीडर होते थे। हालांकि जो अनुराग ठाकुर थे वो उस समय भी केंद्र में वजीर थे, तो वजीरियत उनके पास थी। तो ये दोनों ने ही वो आपको ध्यान हो वो नारे लगाए थे देश के गद्दारों को, मुसलमानों को लेकर, गोली मारो सालों को। तो उसको ये कहा नहीं नहीं ये तो कोई हेट स्पीच है ही नहीं। और जो लड़के मुसलमानों के बंद हैं उनके जो भाषण हैं अपनी नागरिकता को लेकर, चाहे उमर खालिद के हों, शर्जील इमाम के हों, उनको उन्होंने हेट स्पीच और दंगा भड़काने जैसे पता नहीं क्या क्या बना के, और 6 साल हो गए हैं, 6 साल से उनको जेलों में बंद किया हुआ है। तो खैर ये दिखाता है कि अगर आप एक हिंदू हैं तो आप अपने मुंह से किसी को भी गोली मारने का और कुछ भी बात बोलिए तो आपको हेट स्पीच नहीं माना जाएगा। अगर आप मुसलमान हैं, आप अपनी नागरिकता को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके ऊपर कोई भाषण दे रहे हैं तो उसको तुरंत हेट स्पीच मान के और आपको 6 साल तक जेल में बंद किया जा सकता है। तो ये एक क्लासिक स्थिति है। जी। और इससे अगर आगे बढ़े तो प्रेस का, स्वतंत्र प्रेस का जो सूचकांक है 2026 का, उसमें भारत की स्थिति और भी पतली है। देखिए आरएसएफ का जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया है 2026 के लिए, उसमें भारत का जो स्थिति है वो बहुत खराब हुआ है। वो इवन उनकी जो पोजीशन है वो गिर गई है पहले के मुकाबले। अब वो 157वें नंबर पर पहुंच गए हैं। इस जो ये जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है इसमें ये कहा गया है कि मोदी सरकार के दौरान बढ़ते वॉयलेंस, मीडिया के केंद्रीकरण और सत्तारूढ़ विचारधारा के प्रभाव में जो प्रेस फ्रीडम है उसको गंभीर चोट पहुंची है, गंभीर संकट में है। 2025 की रिपोर्ट में 151वें नंबर पे था। तो 6 नंबर और
जो है भारत लुढ़का है, और ये जो सूचकांक है ये हर बार आरएसएफ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की तरफ से जारी किया जाता है। इसमें आप देखिए कि 180 मुल्कों को स्टडी किया जाता है हर बार, और उनके एवरेज स्कोर निकाले जाते हैं। तो उस एवरेज स्कोर के कारण ये स्थिति बनी है। इस जो ये इंडेक्स होता है इसमें सबसे टॉप पर है नॉर्वे, नीदरलैंड, एस्टोनिया, डेनमार्क, स्वीडन, और सबसे निचले पायदान पर हैं सऊदी अरब, चीन, ईरान, उत्तर कोरिया और इरिट्रिया। तो खैर भारत की स्थिति बहुत दयनीय है। अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकत कहने वाला भारत का जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है वो 157वें नंबर पर है। मतलब इस प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के साथ आप कैसे क्लेम कर सकते हैं कि आप दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं? खैर, ग्लोबल साउथ के लीडर होने का दावा है, दावा विश्व गुरु होने का है। मेरे को लगता है कि जब इस किस्म के इंडेक्स में जो भारत की रैंकिंग आती है, तो उससे कम से कम आप देखिए कि ये जो दावे हैं धरे धराए रह ही जाते हैं। अब आरएसएफ की जो ये रिपोर्ट है इसमें बहुत सारी चीजों के ऊपर इशारा किया गया भारत के मामले में। उन्होंने पत्रकारों के खिलाफ जो वायलेंस बढ़ रही है, या फिर मीडिया के जो ओनरशिप का जो मामला है उसमें जो बड़े कॉरपोरेट खरीद रहे हैं, जैसे एनडीटीवी का जिक्र है कि अडानी ने खरीदा। मीडिया जो हाउसेज हैं उनका तेजी से बीजेपी की तरफ झुकाव होना, उनके पत्रकारों को जेल में डालने जैसी घटनाएं, ऐसे कई सारे मामलों का जिक्र किया गया। आरएसएफ में एक लैपडॉग्स का नाम भी जिक्र किया। आरएसएफ ने गोदी मीडिया के बढ़ते चलन का भी जिक्र किया, तो उसको लैपडॉग बोला गया है, लैपडॉग्स गोदी मीडिया। तो खैर, राजद्रोह, मानहानि और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से जुड़े हुए कानूनों का इस्तेमाल पत्रकारों के ऊपर किया जा रहा है, तो उस बात का भी जिक्र किया है। और न्यूज रूम्स हैं उनमें डाइवर्सिटी की कमी है, उसमें मुसलमान, आदिवासी, अल्पसंख्यक और ऐसे समुदाय जो जो कि पिछड़े हुए हैं, उन उन लोगों के उन समुदायों से आने वाले पत्रकार नहीं दिखते हैं। तो उसके बारे में भी चीजें रखी हैं। सरकार सुरक्षा को लेकर एक एक पैराग्राफ स्पेशली लिखा गया है कि भारत में जो पत्रकार हैं वो काफी अनसेफ हैं। जी। और इससे आगे बढ़े तो हाई कोर्ट ने कहा है कि बीफ ले जाने का सबूत नहीं, 7 दिन में मोहम्मद चांद को 2 लाख रुपए का मुआवजा दे यूपी सरकार। ये बीफ से जुड़ा हुआ मामला कब का है और कैसे था सारी घटनाक्रम? देखिए, अगर आप मुसलमान हैं, अगर आप कोई गोश्त खा रहे हैं या फिर ले जा रहे हैं, आपके फ्रिज में रखा हुआ है, तो उसको गाय का मांस ही मानकर आपके ऊपर हमला किया जा सकता है। ये स्थिति 2016 के जो अखलाक का जो केस हुआ था, उनके आपको ध्यान हो कि उनके फ्रिज में बकरे का गोश्त रखा हुआ था, लेकिन उसको गाय का गोश्त बता के उनके घर पे हमला किया गया और अखलाक को लिंच करके मार दिया गया था। ये जो मामला पर्टिकुलर जिसकी बात हो रही है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ये मामला 2024 का है, और इसमें एक मुसलमान व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया गया कि वो अपनी गाड़ी से बीफ ले जा रहा था। उसकी गाड़ी को जब्त कर लिया गया, और उसके पास जो ये कहा गया कि ये तो गाय का मांस था, लेकिन जब उसको जांच करवाने के लिए भेजा गया तो वो कोई गाय का मांस नहीं था। खैर, 2 साल से उसकी जो गाड़ी है वो थाने में बंद पड़ी हुई है। उनके ऊपर उत्तर प्रदेश गो हत्या निवारण एक्ट लगा के और उनको जेल में रखा गया। उनकी जो बागपत जिला मजिस्ट्रेट में जो एप्लीकेशन थी वो खारिज कर दी गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट गए तब जाके उनको राहत मिली है, और महिंद्रा पिकअप गाड़ी थी, उसको उन्होंने पकड़ा हुआ था पुलिस वालों ने। तो खैर, अब कल आप याद करिए कि कल हमने जिक्र भी किया था कि अदालत ने बहुत सख्त टिप्पणी की थी एक ऐसे ही मामले में। अदालत ने ये कहा था कि जो ह्यूमन राइट कमीशन है वो मुसलमानों की जो मॉब लिंचिंग्स के मामले हैं, लिंचिंग्स के मामले, उन पे एकदम से शांत रहता है, चुप रहता है। तो ऐसा ही आज फिर दोबारा जो रीड है वो दिखाई है और कहा है कि आप कैसे आप कह सकते हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार को 2 लाख रुपए का मुआवजा देने के लिए कहा है कि ऐसा कोई सबूत ही नहीं है कि ये बीफ ले जा रहे थे। तो 2 साल तक इसकी गाड़ी खड़ी रही है आपके पुलिस थाने में, तो इसको 2 लाख रुपए का मुआवजा दो। जी। और इससे आगे बढ़े तो राहुल गांधी बोले हैं कि वीआईपी कल्चर छोड़ जनता से संवाद करें। ये किसको सलाह दे रहे हैं? ये देखिए, जो राहुल गांधी की जो पार्टी के जो जिला अध्यक्ष बनाए हैं उन्होंने, पंजाब के, जी। हिमाचल के और जे-एंड-के उनकी बैठक थी, और ये हिमाचल में ये प्रोग्राम था। उसमें उन्होंने अपने
जिलाध्यक्षों को ये बात कही है। मैं जैसे हमने पहले भी बताया था कि राहुल गांधी ने तमिलनाडु की जो डीएमके है, स्टालिन की जो पार्टी है, उसका एक उन्होंने मॉडल अपनाया है। वहां पर क्या है तमिलनाडु में कि जो जिलाध्यक्ष होते हैं उनके पास ही सारी ताकत होती है और वही डिसाइड करते हैं कि उस उनके जिले में जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनकी टिकटें का बंटवारा कैसे होगा, राजनीतिक फैसले क्या लिए जाएंगे। तो उसी हिसाब से उनके मॉडल को ही कांग्रेस पर कहीं ना कहीं राहुल गांधी लागू करना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो लागू नहीं कर पाएंगे क्योंकि कांग्रेस उस किस्म की पार्टी नहीं है। खैर जी चलो वो कोशिश में लगे हुए हैं। कांगड़ा में उन्होंने हिमाचल प्रदेश के, पंजाब के और जम्मू कश्मीर के तकरीबन 80 कांग्रेस जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स थे, रूरल और अर्बन दोनों के, उनके साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि आपको वीआईपी कल्चर छोड़ना होगा, सीधे आम आदमियों से जुड़ना होगा। इसमें मीडिया प्रबंधन, सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग, नैरेटिव और स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बनाए रखने की, ऐसे कई सारे जो उन्होंने प्रोग्राम दिए हैं। हालांकि 10 दिन की ट्रेनिंग है, अब देखना होगा कि उस ट्रेनिंग का क्या असर होगा क्या नहीं। और राहुल गांधी ने उनके बैठ के साथ उनके साथ लंच किया है, लेकिन मेरे को लगता है कि ये कोई एनजीओ जैसी पार्टी तो नहीं बना रहे हैं कि आप 10-10 दिन की ट्रेनिंग करवा रहे हैं। जो नेतागिरी होती है वो ऐसे लैपटॉप पे समझाने से या प्रेजेंटेशन दिखाकर ट्रेन कर देने से, बूट कैंप में बैठा देने से नहीं आती है। ये स्किल तो ऐसी है कि आप जनता के बीच में विचर रहे होते हैं, लगातार उनके लिए संघर्ष कर रहते हैं, सीखते सीखते ये चीजें जनता के बीच में रहते रहते आती हैं। तो मुझे ये एक सबसे बड़ा डाउट लगा कि ये जो मॉडल है इससे मैं सहमत नहीं हूँ। पॉलिटिक्स कोई कॉरपोरेट काम नहीं है कि उसके लिए आप किसी को 10 दिन की ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग के बाद वो एकदम से मजबूत हो जाएगा और फिर उसको आप उसको आप आगे पॉलिटिक्स उससे करवाएंगे। इस पूरे चीजों से मैं सहमत नहीं हूँ। जी। और इससे आगे बढ़े तो पहले जो आम आदमी पार्टी से एमपी बने ट्राइडेंट ग्रुप के मालिक राजेंद्र गुप्ता, और जैसे ही उन्होंने पाला बदला वो बाकी साथियों के साथ भाजपा में गए, उसी टाइम पंजाब सरकार को की जाग खुल गई है, उनकी आंखें खुल गई हैं कि भाई ये तो भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं एनवायरनमेंट को। और एनवायरनमेंट की टीम जो है, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की जो टीम है, वो उनकी फैक्ट्री में पहुंच गई। बताया जा रहा है कि काफी लंबे समय से आसपास के लोग शिकायतें तो कर रहे थे, लेकिन ये जो टाइमिंग है प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की टीम को भेजने की, इसकी रेड होने की, ये लोगों के कहने की वजह से ही है या फिर इसको कैसे देखें? आप समझ ही गए होंगे। देखिए, जब तक वो आम आदमी पार्टी में थे तब तक उनकी जो इंडस्ट्री है वो कोई प्रदूषण नहीं फैला रही थी। जैसे ही वो बीजेपी में गए हैं, उनकी जो फैक्ट्रियां हैं उन्होंने बहुत काला धुआं छोड़ना शुरू कर दिया, बहुत गंदा पानी फेंकना शुरू कर दिया। ऐसा लगता है आम आदमी पार्टी ने जिस किस्म से, सरकार ने जिस किस्म से एक्शन लिया है, इसको आप मेरा चुटकुला समझिए, व्यंग समझिए, कुछ भी कहिए, लेकिन ये एक्शन कम से कम ये दिखाता है। पंजाब की जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इनके बारे में कई बार मैं बात कर चुका हूँ कि यहाँ पर जो पंजाब में जो तिजारत है वो ज़्यादातर ऐसी चीज़ों की है जिससे वो ज़मीन के नीचे वाले पानी को गंदा करते हैं, रिवर वाटर को गंदा करते हैं। ये सब चीज़ें पहले भी उठी हैं। आपको ध्यान हो कि जीरा में तो एक पूरा मोर्चा लगा था शराब फैक्ट्री के खिलाफ। उसमें सरकार को झुकना भी पड़ा था। खैर, अगर जो लुधियाना की डाइंग इंडस्ट्री हो या ट्राइडेंट ग्रुप के मालिक हैं, ट्राइडेंट में बरनाला में पहले भी किसानों के साथ इनके अपन कहें कि टकराव रहे हैं। किसानों ने बड़े बड़े आंदोलन किए हैं। राजेंद्र गुप्ता पंजाब के सबसे अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट में से एक हैं। और आपको ध्यान हो कि उनकी यूनिट्स हैं लुधियाना, बरनाला, धौला, इन सब जगह पे उनकी यूनिट्स हैं। हालांकि प्रदेश के बाहर भी उन्होंने कई जगह पे अपनी यूनिट्स को एस्टेब्लिश किया, लेकिन वो ग्रुप पंजाब से ही ट्राइडेंट ग्रुप है जो चमका है। बहुत बड़े बड़े किसानों के उनके खिलाफ आंदोलन भी रहे हैं। खैर, आपको मेरा तो यही कहना है कि जो राजेंद्र गुप्ता हैं उन्होंने भी कुछ अच्छा नहीं किया और उनके साथ जो अब आम आदमी पार्टी कर रही है वो भी सवालों के घेरे में है। जी तो खैर, जैसे कहा कि राजनीतिक गलियारों में जो कुछ बीजेपी आम आदमी पार्टी के साथ कर रही होती है, आम आदमी पार्टी भी अपने लोगों के साथ पंजाब में वैसा ही कुछ कर रही होती है। तो पार्टी विद द डिफरेंस कहने वाले लोगों का तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल पार्टी विद सेम रेफरेंस कह सकते हो कि जो कुछ बीजेपी करती है वो सेम उसी मॉडल ऑफ प्रोग्राम से, उसी मॉडल से वो पंजाब में लागू कर देते हैं। खैर, बिल्कुल। आपको ध्यान हो कि इन्हीं इंडस्ट्रियलिस्ट का हवाला देकर 2024 में किसानों का आंदोलन
खनौरी बॉर्डर 2025 में जो किसानों का आंदोलन था शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर से खत्म करवाया था कि पंजाब में जो ये उद्योगपति हैं, इनके उद्योगों को, इनकी इंडस्ट्रीज को नुकसान हो रहा है। बाद में यही इंडस्ट्रियलिस्ट आप देखिए कि बीजेपी में चले गए, तो अब उनको ध्यान आ रहा है कि अरे रे, इनके चक्कर में तो हमने किसानों से और बिगाड़ लिया। अब इनके ऊपर रेड कर रहे हैं, रेड करने से क्या ही फायदा होना। अब तो ऐसा लगता है कि स्थिति आम आदमी पार्टी की ऐसी हो गई है कि उद्योगपतियों को रिझाने के लिए किसानों के खिलाफ एक्शन लिया, तो किसानों को उठा दिया, और अब खुद उद्योगपति भी भाग गए। यानी कि ये कंफ्यूजन हो गया आम आदमी पार्टी को कि पहले भगवान के दर्शन करें या भंडारा खाएं। तो जी भगवान के बाहर भंडारा चल रहा था, खत्म होने की कगार में था, तो सोचा कि भगवान के दर्शन कर लेते हैं। तो अंदर गए मंदिर में, तो चप्पल निकाल के तो बाहर निकले तो चप्पल गायब, और फिर जब भंडारे की तरफ गए तो फिर भंडारा गायब। तो ना जी चप्पल उनकी बची है, ना उनको भंडारा मिला। तो खैर, मेरे को लगता था कि उनसे उद्योगपति भी छिटक गया है, और किसानों को तो वो 2025 में नाराज कर ही चुके हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। एक तरफ तो आप जब सेंटर की कोई भी एजेंसी आती है, हम उस पे सवाल उठाते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनका मिसयूज़ कर रही है अलग-अलग अथॉरिटीज़ का। लेकिन जब ये पंजाब में ये चीज़ें अभी हो रही हैं, इसको हम क्या कहें? इसको क्या नाम दें मनदीप, अगर अंत में आपका इस पे व्यू लेना हो? देखिए, पहली बात तो ये, गुरप्रीत और मैं दोनों ही, हम राजेंद्र गुप्ता की जो नालायकियां हैं उनको डिफेंड नहीं कर रहे हैं। हम बिल्कुल सिर्फ, नहीं कर रहे। हाँ, वो उनकी फैक्ट्रियां पोल्यूशन फैलाती हैं, किसान पहले भी शिकायत करे थे, लेकिन क्योंकि वो आम आदमी पार्टी में थे, तो आम आदमी पार्टी चद्दर ओढ़ के सोई हुई थी, और कह रही थी कि उनकी फैक्ट्रियों से तो गुलाब की सुगंध निकलती है और जी। एकदम अमृत जैसा पानी निकलता है। वो तो उनको तब ध्यान आया जब वो बीजेपी की गाड़ी में सवार हो गए। तब उनको पता लगा कि नहीं नहीं, ये तो जहर, प्रदूषण फैल रहा है। तो खैर, इसको तो, इस प्यार को क्या क्या नाम दे, इसको तो मैं यही कहूंगा कि पार्टी विद डिफरेंस वाले जो लोग हैं, वो पार्टी विद सेम रेफरेंस वाले लोग हैं। जी, बिल्कुल। इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। आप जुड़े जानकारियाँ साझा की, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद गुरप्रीत।